अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। पाकिस्तान के फेटफ है उससे निकलने का मामला आपसे कुछ देर में फेटफ का इजलास जो हुआ उसके बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मालूम होगा कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा या नहीं। पाकिस्तान 2018 में ग्रे लिस्ट में, इससे पहले 2012 में भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहा, लेकिन 2015 में 18 में माफ कीजिएगा, इसे एक मरतबा फिर से ग्रे लिस्ट में जो है वो डाल दिया गया। 2018 में इस लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद पाकिस्तान को 27 पॉइंट्स पर अमल दरामद, पाकिस्तान ने 26 नुकात पर अमल दरामद किया। फेटफ की वजह से पिछले 2 साल में पाकिस्तान को खासी मुश्किलात का सामना रहा है। पाकिस्तान के मालियाती इदारों के साथ मामलात में भी मुश्किलात पेश आई, लेकिन अब अगर फैसला पाकिस्तान के हक में होता है तो फिर इससे तिजारती राहें एक मरतबा फिर से खुलेंगी। दिलचस्प बात यह है कि फैसला अभी आया नहीं, लेकिन इससे पहले ही सोशल मीडिया पर पाकिस्तान को इस लिस्ट से निकलवाने का क्रेडिट लेने की जो है वो दौड़ सुबह से चल रही है। तमाम सियासी जमातों का दावा है कि पाकिस्तान को लिस्ट से निकलवाने में उनका बड़ा किरदार है, हालांकि अभी इस बात का फैसला होना में है या उसका नाम निकाल दिया गया है। पाकिस्तान के लिए जो मुआशी चैलेंजेस हैं वो सिर्फ फेटफ ही नहीं, एक बड़ा चैलेंज इस वक्त IMF के प्रोग्राम की बहाली है। हुकूमत में 20 बार इजाफा करना पड़ा। इससे पहले भी आपको याद होगा स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी जैसे और बिजली की कीमतों में इजाफा, इन तमाम तर इक़दामात के बावजूद अभी तक इस मुआहदे के हवाले से IMF की तरफ से कोई वाज़ेह तबसरा नहीं किया जा रहा। रोजनामा ट्रिब्यून खबर के मुताबिक पाकिस्तान ने इस प्रोग्राम की बहाली के लिए अब अमरीका पॉलिसियों के हवाले से मेमोरेंडम वो इस प्रोग्राम की बहाली बहुत जरूरी है। IMF के साथ इस मुआहदे में क्या कोई रुकावट है? क्या IMF के साथ मुआहदा हो जाएगा? इस पर भी जो है वो प्रोग्राम में बात होगी। और इसके अलावा एक बड़ा चैलेंज डॉलर की बढ़ती हुई कदर है। पाकिस्तानी रुपए की कदर मुसलसल गिर रही है। डॉलर आज इंटर बैंक में 208 रुपए, जबकि ओपन मार्केट में 212 रुपए से भी जो है वो इसकी कीमत जो है कदर जो है वो तजावुज कर गई है। ये क्या मामला है? प्रोग्राम में जो है वो इस पर भी बात होगी। पाकिस्तान के जो मौशी चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस से किस तरह से निपटना है, इस पर प्रोग्राम में बात होगी। प्रोग्राम के इस हिस्से में सेनेटर शौकत तरीन साहब, जो कि साबिक वजीर खजाना भी हैं, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पहले मैं उनसे IMF प्रोग्राम के हवाले से जो है वो बात करूंगा। शौकत तरीन साहब बहुत शुक्रिया। शौकत तरीन साहब ये फरमाइएगा कि IMF की तरफ से अभी तक कोई वाज़ेह रजामंदी जो है वो नहीं दी गई प्रोग्राम की बहाली के लिए, जो मार्च से ये प्रोग्राम रुका हुआ है। अब आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह क्या हो सकती है? देखिए, ये बात यह है कि जब मैं छोड़ के गया था मार्च के एंड में, तो उस वक्त हमारी जो इनके साथ बिल्कुल जो हमारे नेगोशिएशन थे वो बिल्कुल ठीक चल रहे थे। सिर्फ उन्होंने हमें ये कहा कि ये जो आपने जो सब्सिडी दी है पावर पे भी, पेट्रोल पे, इसकी कैसे फंडिंग करेंगे और ये कहीं अफेक्ट तो नहीं करेगा हमारे प्रोग्राम को। तो मैंने उनको लिखवा दिया कि भाई 466 बिलियन जो है वो हमें जरूरत होगी, और उसका जो मैंने एक किस्म से पहले भी बता चुका हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा, इसमें से 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिसके बीच में हमें तस्दीक चाहिए, और वो उसको अगर हमें लिख के दे देंगे ये ठीक है हम देंगे। और दूसरा ये है कि 120 बिलियन जो कि आपकी जो SOEs थी, अच्छा, वो उनके डिविडेंड्स थे, वो जो 625 बिलियन के डिविडेंड पड़े हुए हैं हमारे पास, जो हमने यूज करने थे अपना सर्कुलर डेट कम करने के लिए। तो मैंने कहा था एक तो वहां से दे देंगे। उन्होंने कहा उनकी जो कंपनीज है ना उनसे हमें लिखवा देंगे ये। दैट वाज इट, दैट मीन्स। और फिर उन्होंने एक और बात की कि भाई ये आपने जो एक इंडस्ट्रियल पैकेज दिया था जिसमें एमनेस्टी है,
ठीक है। इसमें हमें जरा मुश्किल है। तो मैं कहा ठीक है, उस अच्छा। मुश्किल को एक साइड पे कर लेते हैं, हम नहीं करेंगे उसको एक कर दे। तो उसका मतलब है 27-28 मार्च तक तो ये हम बिल्कुल इस पे थे ये, और मैंने सीनियर से भी बात की थी कि मुझे अप्रैल में ये $1 बिलियन चाहिए होगा। अच्छा, अब ये आए जब, तो एक तो इन्होंने इसको बहुत बड़ा एक मसला बना दिया, और ये 6 हफ्ते तक इन्होंने किसी ने कुछ नहीं लिया। अगर इनके ख्याल के बीच में जब IMF जो है वो अगर ना खुश थी कि जी ऐसे बात नहीं है, तो पहले महीने में हमने 100 बिलियन जो निकाल कहा था वो हम देंगे अपनी PSDP कम करके, कम के वो तकरीबन 100 बिलियन, और इनका पहले महीने का जो बिल भी था वो कोई 98 बिलियन था या 96 ठीक है। तो ठीक है, तो वो करके उसके बाद बढ़ा देते ये। जब बढ़ा देते तो इसका मतलब बाकी तो वी वर ऑन ट्रैक। और फिर जो अभी जुलाई में उन्होंने चेंजेस की बात की थी वो बजट या आप एग्जम्पशन थोड़े निकालें, वो तकरीबन 350 बिलियन की थी, जिसमें फर्टिलाइजर वगैरह इस चीज से, ठीक है, एंड वी वर ऑन ट्रैक। अब इनका इशू ये हुआ है कि इन्होंने जो लाल किया इतनी देर में, अब उन्होंने फिर ये कहा अच्छा बेटा अब तो ये है कि ये अभी प्रायर कंडीशन होंगी, आप पहले हमें करके दिखाएं और उसके बाद फिर हम आपको पैसे देंगे जुलाई के बीच में, आप बजट में दिखाएं। अब ये जब इन्होंने बजट बना दिया है तो पहले तो सारा जो मुश्किल इन्होंने वो ले लिए हैं, एक किस्म से हम तो डिफरेंट तरीके से इसको हैंडल करते, ये जो इन्होंने प्राइस इंक्रीज के, लेकिन चले इन्होंने कर दी। ठीक है। अब क्यों नहीं IMF मान रहा, इसलिए नहीं मान रहा कि इनके बजट के बीच में बहुत बड़े होल्स हैं। आप इनकी जो फिस्कल डेफिसिट तो ये कह रहे हैं 4.6-4.7 ट्रिलियन का हमारा होगा, लेकिन अगर आप देखें तो उसमें फिर दिखा रहे हैं 800 बिलियन जो है वो प्रोविंसेस देंगे। अच्छा, 800 बिलियन कहां से देंगे? सिंध ने तो डेफिसिट बजट पेश कर दिया है, और जो सरप्लस किया पंजाब ने वो मेरे ख्याल में इनके ख्याल में वो 400-450 होना चाहिए था, वो 135 का है। तो है ही नहीं उधर पैसे। तो इनके पास कोई और रास्ता है? ये तो आप कह रहे हैं कि ये तो मामला बजट के साथ जुड़े हुए हैं, बजट तो अभी सिर्फ प्रेजेंट हुआ है, फिर ये क्या करेंगे? फिर हुकूमत के पास क्या ऑप्शन रह जाती है कि अगर इतने सख्त फैसले लिए हैं, पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ा दी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो राजी नहीं हो रहा, तो फिर क्या इनके पास कोई ऑप्शन है हुकूमत के पास? इनके ऑप्शन तो इनके पास कोई नहीं। इनके पास ये है कि ये जो बजट के बीच में होल्स हैं उनको ये बिल्कुल दुरुस्त करें। अच्छा, और ये प्रोविजनल बजट जो इन्होंने पेश कर दिया है, लोगों का मजाक बनाया है, इनको चाहिए कि उसमें ये जो है अपने रेवेन्यू देखें, ये रेवेन्यू 60 ट्रिलियन के इन्होंने दिखा दिए हैं। ठीक, हमने एस्टिमेट जो करके दे भी दिया है वो कम से कम 7.9 ट्रिलियन के। अच्छा, 900 बिलियन तो वहीं पड़ा हुआ है। अच्छा, दूसरी तरीके से बाकी जो चीजें इन्होंने मतलब ओवर बजटिंग किया, अंडर बजटिंग किया, उसको ठीक करें और उनके साथ बैठ के आमने सामने गिव एंड टेक करके इसको खत्म करें। अच्छा, हो ये रहा है कि आपने पहले उसने अभी बात की है, मैं सुन रहा था जी, कि आपका रुपया गिर रहा है। तो क्यों गिर रहा है? अनसर्टेनिटी की वजह से गिर रहा है। एवरीबडी इज लुकिंग एट IMF जिस पैसे देगा, और वो 1 बिलियन बड़ी बात नहीं है, 1 बिलियन अच्छा, तो दिसंबर के, 1 बिलियन मार्च का देना, 2 बिलियन है। लेकिन उसके बाद जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, ये सारों के पास 2 बिलियन पड़ा हुआ है आपका। फिर चाइना के पास आपका 2.3 बिलियन रोल ओवर करना है। जैसे वो पैसे आएंगे तो आपके यहाँ मार्केट जो है वो काम डाउन हो जाएंगी। अच्छा, इसमें रुपया जो है वापस आएगा। मैं यही आपसे पूछने लगा था कि ये डॉलर जो है इंटरबैंक में अब ये 212 पे चला गया है सर, तो ये आपको क्या, ये फिर इसका फुल स्टॉप किधर है? ये कहाँ जाकर जो है वो मामला रुकेगा? इसका फुल स्टॉप है, मार्केट विल हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके पास पैसे हैं। और आप जो है अपने जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको कवर कर सकते हैं, वो फुल स्टॉप होता है। अदरवाइज नर्वसनेस जब आती है तो लोग अपने डॉलर जो हैं रुपीस को कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं, एक्सपोर्टर बाहर पैसे रखना शुरू हो जाता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आपको लगता है ये हुकूमत की इक्तिसादी टीम ने जो अमरीकी सफीर के साथ मुलाकात की है, इससे कोई फायदा होगा? कोई वहां से जो है वो हुकूमत को कुछ जो है वो मदद मिल सकती है? क्योंकि अब ये मालियाती तो है, लेकिन क्या ये सियासी मामला भी है? देखिए जी, मालियाती मामला तो है इनका, और सियासी इस तरह बन सकता है कि यार इनकी तो दोस्ती होनी चाहिए अमेरिका के साथ, और अमेरिका को यूज करें और उनको कहेंगे जी हम देखें, हम कोई मतलब स्केल ऑफ 10 में हम 6 पे जाएंगे आगे, तो IMF को कहें वो भी क्लाइम डाउन करे। अच्छा, करके हमें ये वायदा करवा के दें, बिकॉज इस वक्त तो सबसे देखें
बिटवीन यूएस एंड ईयू, तो मेजॉरिटी तो इन दोनों के पास है ना IMF। हाँ। तो आई मीन वो तो कुछ अपना रोल प्ले कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इन्होंने जो अभी इन्वॉल्व किया है, तो दे ट्राइंग टू परसुएड द IMF के भाई मिडिल वे पे आके हमारे साथ जरा तय कर दो। अच्छा, ठीक। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये IMF के साथ जो मुआहदा है, अगर ये हो जाता है तो फिर आपको लगता है कि ये मईशत संभलने का जो दावा है, गवर्नमेंट कहती है कि बस ये अगर हो गया हमारा, तो फिर हमारे लिए आगे जो है वो रोड सही है, आगे रास्ता जो है वो ठीक है। तो क्या ये वाहिद एक फैक्टर है जिसको गवर्नमेंट को जो है वो फिक्स करना है, या फिर इसके अलावा भी आप और भी चैलेंजेस सर इसके अलावा भी देख रहे हैं? चैलेंज तो इन्होंने अपने लिए खुद क्रिएट कर दिया। हाँ। चैलेंजेस ये है कि एक अच्छी भली चलती हुई इकॉनमी 6% पे थी, इन्होंने आके ये जो अनसर्टेनिटी की है, उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं, इसकी वजह से ये आपका रुपया गिर गया है, और उसकी वजह से आपकी जो है वो जब इन्फ्लेशन बढ़ गई है, आज आपने देखा इन्फ्लेशन जो है SPI जो है वो 28% पे चली गई है। अभी तो इन्होंने और जो तेल की कीमतें बढ़ानी है, और जो इन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि बिजली की कीमत भी बढ़ेगी और गैस की कीमत भी बढ़ेगी, उसको जब ये बीच में फैक्टर इन करेंगे तो आप देखेंगे इन्फ्लेशन जो है वो 35 से 40% पे चली जाएगी। अच्छा। उस वक्त आपकी बिजनेसेस जो हैं वो टैंक करनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि लास्ट टाइम सर आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था ये 25 से 30% है, बट अभी आप कह रहे हैं कि 35 से 40% इन्फ्लेशन जो है वो जा सकती है। ऑलरेडी 28 पे आ गई है ना यार। मेरे तो नहीं ख्याल था कि इतनी जल्दी ये चीजें बढ़ाना शुरू कर देंगे। 28% तो आज आ गई है ना। अभी इसके बीच में ऐड करें जो 35 रुपए उसके ऊपर PDL पे बढ़ाना है जुलाई 1 से, 17% सेल्स टैक्स लगाना है, 45% गैस बढ़ानी है, 47% इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बढ़ानी है। अच्छा, तो उससे होगा ये कि जो अभी आपको देख लिया आपने, एक ही महीने में अप्रैल के अंदर LSM जो है वो नेगेटिव 13% गई है। अच्छा, मंथ ऑन मंथ। अब मार्च के बीच में पॉजिटिव 27% गई थी। तो मतलब यह है कि एकदम जो है फैक्ट्रियां बंद होना शुरू हो गई हैं, बिजनेसेस जो है वो अफेक्ट होना शुरू हो जाएंगी। तो उससे ये होगा, ये फिर इनके लिए एक और बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। अच्छा, तो इन्होंने एक तो देखें, अभी एक तो स्टेबिलिटी आ जाएगी, फर्ज करेंगी आपके रुपी पे आ गई, आप रिजर्व वगैरह है, लेकिन आपने इकोनॉमी को भी तो आगे बढ़ाना है ना यार। बिल्कुल सही। अगर इकोनॉमी को जो है वो अगर पहिए जाम हो गए तो फिर इसके लिए और मुश्किल हो जाएगी। सर जाते जाते ये अगर आप कमेंट करना चाहें, ये FATF से अच्छी खबर आई है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने कारकर्दगी बहुत अच्छी दिखाई है, लेकिन शरायत की वो जो है वो अमल दरामद हुआ या नहीं, उसकी तस्दीक के लिए ये पाकिस्तान का दौरा करेंगे। इस पर अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हो। यार देखो, इसमें हमाद अजहर इज अ बेटर पर्सन, बट आई कैन ओनली टेल यू आई कैन ओनली टेल यू कि आई थिंक वी वर ऑलवेज एक्सपेक्टिंग कि ये हो जाना चाहिए। ये पॉलिटिकल मसला बन चुका था। अच्छा, अब वो पॉलिटिकल मसला हल हो गया है, तो ये मेरे ख्याल में हो जाना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शौकत तरीन साहब, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना, हमारे साथ मौजूद थे। IMF प्रोग्राम के हवाले से बात हो रही थी। अब ये जो FATF वाला मामला है, फिर डॉलर की बढ़ती हुई कदर, और फिर उसके साथ साथ ये जो IMF मुआहदा है, और हमारे जो चैलेंजेस हैं, जो मुआशी चैलेंजेस हैं, इन पर बात करने के लिए फैसल किरण कुंडी साहब मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। बहुत शुक्रिया फैसल भाई आपके वक्त का। और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो जो है वो हमें ज्वाइन करेंगे। इनकी इजाज़त से सर मैं एक ब्रेक पर जा रहा हूँ, ज़रा ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले जो IMF प्रोग्राम के हवाले से बात हो रही थी, पाकिस्तान के लिए जो मौशी चैलेंजेस हैं वो बहुत सारे हैं। FATF का जो इजलास हुआ उस पर आज सोशल मीडिया पर जो है वो काफ़ी बहस रही कि इसका जो है वो क्रेडिट जो है वो किसको जाता है। हालांकि अभी जो है वो इस बात का फैसला नहीं हुआ था कि पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में है या ग्रे लिस्ट से जो है वो पाकिस्तान जो है वो निकल गया। बहरहाल FATF है जो है वो इससे जुड़ी कानून साजी जो हुई है, और फिर पाकिस्तान के जो मौशी चैलेंजेस है उनका आगे जो है वो हल क्या है, इस पर बात करने के लिए फैसल करीम कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो हमारे साथ प्रोग्राम में जो है वो मौजूद है। मैं फैसल साहब आपसे जो है वो इस हिस्से में जो है वो गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। FATF एक चीज़ बेहतर हुई है जो अभी तक हमारे पास इतलात है, उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ़ की है, पाकिस्तान ने जो है वो बहुत सारे नुकात पर जो है वो अमल दरामद किया है। ये किसको क्रेडिट जो है वो जाना चाहिए?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, फैटफ का भी जो है ऑफिशियल कोई मेरे ख्याल में वर्जन अभी तक नहीं है। कोई 8 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस से थोड़ी ले हुई है और जो सोशल मीडिया पे है और कुछ बातें हैं और जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उससे लग रहा है कि उम्मीद है हमें कि हम फैटफ की ग्रेड से बाहर आ जाएंगे। ठीक। अब चीज़ें ये हैं कि अगर अच्छी चीज़ होगी तो हमारे भाई जो है अली ज़फ़र साहब कहेंगे कि ये जी हमने ये काम किया था तो वो कंटिन्यूटी थी, और अगर बुरी चीज़ होगी तो कहेंगे जी ये इनकी हुकूमत आ गई तो ये चीज़ें बुरी होगी। ठीक है। मैं समझता हूँ कि हमें जो है पूरे, अगर हम देखा जाए तो पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान के लिए हम काम करें, पाकिस्तान के हवाले से अगर बात करें, अगर मेरे अली ज़फ़र साहब जो है भाई मेरे फैटफ की अगर वो ओनरशिप ले रहे हैं और जो सोशल मीडिया पे भी चल रही थी सुबह से कुछ चल रही थी, तो फिर जो और मामला जो हमारे सपुर्द कर गए, चाहे तेल की कीमतें हैं, चाहे बिजली की कीमतें, फिर वो भी इनके तोहफा में दिया था और इसी वजह से हमने चीज़ को बढ़ाया। अच्छा। फिर वो चीज़ भी फिर ऑन करें कि जी हमने किया था। अगर नहीं है तो फिर मैं समझता हूँ कि एक अच्छी जमहूरी हुकूमत जिसमें अगर आप देखें कि इस वज़ीर ख़ारजा के 5 ममालिक के जो दौरे हुए हैं, और हमारी कोशिश है और हमारी ख्वाहिश है कि हम अपने दोस्तों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ वही ताल्लुकात बरकरार रखें जो हमारे माजी में थे, जो कि पिछली हुकूमत हमारे ताल्लुकात काफ़ी हद तक ख़राब हुए थे। तो इस हवाले से जो है मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत को बिल्कुल इस पर भी क्रेडिट जाता है फैटफ की। अगर अभी ऑफिशियली मैं नहीं कह सकता हूँ, अगर की बात है, मगर पाकिस्तान का केस प्रेजेंट करने पर आप कह रहे हैं कि बिल्कुल मैं कहता हूँ पाकिस्तान के। और फिर देखें हुकूमत, देखिए माजी हुकूमत उनकी, अगर आप वज़ीर आज़म उनके वज़रा की स्टेटमेंट देखें, जब इंटरनेशनल मीडिया में वो स्टेटमेंट जाती थी तो वो खुद परेशान हो जाती थी किस हुकूमत। अभी भी अगर आप देखें, अगर अपने आप को लीडर ऑफ द पोजीशन कहते हैं, कभी कहते हैं मुल्क 3 टुकड़े हो जाए, कभी कहते हैं इस मुल्क पर एटम बम गिरा देना चाहिए था, कभी क्या बातें करते हैं। तो जब वो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में वो जब सुर्खी लगती है और आपके सोशल मीडिया पर जाती है तो लोग कहते हैं कैसे वहाँ के अपोजिशन लीडर के जो इस किस्म के बयानात दें, जो कि कहें कि जी मुल्क जो है 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा, या इस मुल्क पर जो है हम की महयत डाल देंगे। सूरी साहब का मैं आज सुन रहा था, कोई पता नहीं उसने भी कोई अपने लीडर से बढ़ के कोई सुने आज कोई स्टेटमेंट दिए मिसाइल्स के हवाले से, वो भी न्यूट्रल हो जाएंगे और पता नहीं क्या। अच्छा। तो समझ नहीं आती कि इनको हो क्या गया। अच्छा। सियासत होती है, हम भी हुकूमत में रहे, हम अपोजिशन में भी रहे, हमारे साथ भी जो है हमारे साथ तो बहुत ज्यादा जातियां हुई हैं। हमें तो डिक्टेटर ने हटाया, आप तो जमहूरी तरीके से हटाए। अच्छा। और आप कहते हैं कि हमारे साथ जो है ये अमेरिका ने पत्नी कौन सी बड़ी साजिश कर ली है और हमें हटा दिया। आप जमहूरी तरीके से गए हैं, आपके खिलाफ अदम एतमाद आए हैं, आपके एलाइज आपको छोड़ के गए हैं, आपके अगर दोस्त आपके पार्टी के लोग छोड़ गए उनसे तो हमने वोट नहीं दिलवाया, वो तो ऑलरेडी आपसे अलग है, लेकिन हमने आपकी इत्यादियों को तोड़ा, उनको अपने साथ मिलाया और हमने एतमाद। अच्छा, मैं अगर अली ज़फ़र साहब से पूछ लूँ, क्योंकि वो मुआविन खुसूसी भी रहे हैं, इन मामलात को जो है वो देखते रहे हैं। अली ज़फ़र साहब, ये पाकिस्तान की जो फैटफ के साथ जो पाकिस्तान के मामलात फैटफ के अंदर, इनको आप किस तरह से असेस करते हैं? क्योंकि एक वक्त पे हमें लगता था कि ये एक खालिस्तान जो है वो सियासी मामला है, पाकिस्तान ने बहुत सारी कानून साजी भी की, नुकात पर अमल दरामद किया, लेकिन पाकिस्तान को लिस्ट से नहीं निकाला जा रहा था। अब एक थोड़ा हौसला अफजा जो है वो रिस्पांस जो है वो उनकी तरफ से जो है वो आया है, इसकी वजह आपको क्या लगती है? जी देखें, सबसे पहले तो अगर ये खबर दुरुस्त साबित हो जाए, दुआ हमारी यही है, ख्वाहिश भी यही है, तो मेरा ख्याल है बेहतरी पाकिस्तान की होगी और उसमें हम सबको क्रेडिट लेना चाहिए, सबको खुश होना चाहिए। अब जहां तक आप प्रैक्टिकल बात करें कि प्रैक्टिकली कौन इस पे काम कर रहा था, तो प्रैक्टिकली मैं कहूंगा कि ये पिछले जो फैटफ अगर आज फैसला करता है कि हमें ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल देना है और फैटफ का ये जो जितनी चीजें थी हमने सेटिस्फाई कर ली हैं और वो इसको मान लेते हैं, तो फिर इसका क्रेडिट तो साफ साफ उन लोगों को होगा, क्योंकि फैटफ जो है वो डिसाइड करती है, वो फैसला करती है जो माजी में प्रैक्टिसेस अपनाई गई हों, और आज के दिन अगर वो प्रैक्टिसेस कंप्लीटली उनकी जो भी कंडीशंस थी उनके मुताबिक सेटिस्फैक्टरीली वो परफॉर्म कर ले कोई मुल्क, तो फिर वो उसको ख़त्म कर देती हैं। तो ये जो अगर ये हो जाता है तो फिर तो माजी में जो पिछले 4 साल में जिसने काम किया, जिसके अंदर हुकूमत भी है, इंस्टीट्यूशंस भी हैं, इसमें स्टेट बैंक भी है, इसमें सीसीपी भी है, इसमें सारी वो टीमें हैं जिन्होंने काम किया और बहुत काम किया, बड़ी मेहनत की, कानून साजी भी इसमें की गई, इसमें हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनकी भी बड़ी इन्वॉल्वमेंट थी, बिकॉज मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े मैटर्स थे। प्रैक्टिकली बैंक्स जो हैं प्राइवेट सेक्टर में, उनकी बड़ा इसमें काविश थी, बड़ी उन्होंने मेहनत की। तो एक कलेक्टिव मैं इसको क्रेडिट दूंगा जो भी इन्वॉल्व हुआ था,
लेकिन जो अल्टीमेटली उसका सोर्स थी वो हुकूमत ही थी जो पिछले 4 साल की थी, तो इसलिए क्रेडिट। अच्छा, मगर अली ज़फ़र साहब, ये पाकिस्तान को फेटफ में रहने की वजह से एक लॉफेयर का भी जो है वो सामना रहा, तो आपको लगता है कि अगर ये पाकिस्तान अल्टीमेटली इससे निकल जाता है तो फिर हमारे लिए जो सिक्योरिटी चैलेंजेस है वो भी जो है वो कम हो जाएंगे, या आपको लगता है कि वो उसी तरह से जो है वो चलेंगे? ये आपने बड़ा, मैं बोलने ही लगा था, आपने पहले इसका जिक्र कर दिया। मैं कहना ये चाहता था कि ये तो चले फेटफ का अपना, अगर हम निकल गए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक्चुअली जो फेटफ का सारा कॉन्सेप्ट है ये लिंक्ड है लॉफेयर से। लॉफेयर का मतलब है, जिस तरह के आपके अगर कुछ वो क्लैरिटी नहीं है तो मैं समझा दूं आसान अल्फाज में, ये है कि बजाय जंग लड़ने के, बजाय आप फिजिकली जाके किसी मुल्क के ऊपर अपनी चीजें मनवाने से, आप कानून के जरिए चीजें अगर मनवा लें किसी मुल्क से, तो वो उसको लॉफेयर कहा जाता है। और आजकल के जमाने में कहा जाता है कि ये लॉफेयर जो एक्चुअल वॉरफेयर है उससे बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, और उसमें और इफेक्टिव को हम समझते थे और समझते हैं अभी भी, कम से कम मैं तो समझता हूं कि उसको हमने साइन तो की थी वो सारी ट्रीटीज इस अंदाजे से या इस ख्वाहिश से कि हम मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह को काबू में लाएंगे, लेकिन असल में ये फेटफ का जो सारा प्रोसेस है ये सिर्फ एक लॉफेयर का एक टैक्टिक है, जिसमें आप मुख्तलिफ जिस मुल्क को आप चाहें प्रेशराइज करने के लिए आप फेटफ की ग्रे लिस्ट में डाल दें, अपनी बात मनवा लें, और जब आपकी बातें मानी जाएं तो फिर आप उनको इस लिस्ट से निकाल दें। तो ये एक बड़ा ज्यूरिस्ट जो हैं जो समझते हैं ये इस किस्म की सारी सिचुएशन को, वो उनका यही ख्याल है कि इस किस्म की ये जो लॉफेयर की टैक्टिक्स हैं, हमें पाकिस्तान को भी चाहिए कि हम डेवलप करें अपनी डिफेंसेस, जिस तरह हम आर्म्स एंड एमुनिशन पे इस्तेमाल करते हैं, हम टैंकें खरीदने पे, हवाई जहाज खरीदने पे करते हैं, हमें जरूरत है कि हम लॉफेयर को भी समझें और अपनी जो डिफेंस है उसके मुताबिक उसकी स्ट्रेटजी करें, ताकि हम हमारे ऊपर मगर इसमें कानून साजी और फिर कानून साजी के लिए इत्तेफाक होना बड़ा जरूरी है बहुत सारे मामलात के ऊपर। कोटी साहब, आज भी आपको पीटीआई के जो रहनुमा थे उनकी तरफ से ताने जो है वो दिए जाते रहे कि जो कवानीन बने और जिन कवानीन की बुनियाद पर पाकिस्तान जो है वो फेटफ के अंदर अपना केस प्रेजेंट कर रहा है, आप लोग उन्हीं कवानीन की मुखालफत करते रहे, और अब जो है वो अगर पाकिस्तान निकल आता है तो फिर आप उसका जो है वो क्रेडिट भी लेंगे। तो आप इस तनकीद को, इस तासुर को जो है वो किस तरह से देखते हैं? कवानीन की बात ये कर रहे हैं, इनको तो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से मेरा ख्याल है उन्होंने जो देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उससे नहीं है कि हम कहेंगे जी ये जायज़ है मनी लॉन्ड्रिंग करना। देखें, मनी लॉन्ड्रिंग का हो या जो भी गैर कानूनी काम हो, उसके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कभी भी उसके हक में नहीं है, हम उसकी मुखालफत करते हैं, कोई भी गैर कानूनी काम हो। अब तो मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर क्रेडिट लेना चाहते हैं तो फिर ये क्रेडिट भी लें कि जो हमें आप जिस तरीके से आप हमें ये मुल्क दे के गए, लेकिन हम ये इल्ज़ाम बार बार आप पे नहीं लगाएं, जैसे आप हर वक्त 3.5-4 साल यही लगाते रहे कि ये हमें 30 साल अगर हम 10 साल में साफ करें। हमें जो टास्क मिला है, हमने इस मुल्क को बहरान से निकालना है, हमने उस पर टारगेट करना है, हमने ये रोना नहीं रोना। अब जब भी ये आते हैं पीटीआई के बारे या जलसे कर रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि हमने 4 साल में क्या किया है। भाई साजिश हो गई, अमेरिका ने निकाल दिया, खत आ गया, ये आ गया, वो आ गया, ये बातें करते हैं। ये बताएं आपकी 4 सालों में आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया है? आपके वो 350 डैम किधर हैं जो आपने बनाए थे? आपने जो नौकरियां देनी थी 1 करोड़ नौकरी, वो किधर हैं? वो 50 लाख घर आपके किधर हैं? हमें दिखाएं तो सही जो आपने चीज़ें करनी थी, वो चीज़ें हमें बताएं कि वो लाइब्रेरी किधर है जो आपने प्रेसिडेंट हाउस में या प्राइम मिनिस्टर हाउस में बनाई थी, जो आपने गवर्नर हाउस को पब्लिक पार्क बनाया था, वो किधर है? बट अब ये जो पोलराइजेशन है, जो मुआशी चैलेंजेस हैं या कानून साजी के चैलेंजेस, अब तो आप हुकूमत में हैं, ये क्या आपको लगता है कि 1.5 साल तो है, जाहिर बात है आपको तो चलाने हैं, हम कभी भी किस तरह से जो है वो ये काम होंगे? देखिए, 2-3 चीजें, हम कभी भी ये नहीं कहते कि ये लोग भाग, हम तो आज भी दावा देते हैं एज ए पोलिटिकल वर्कर, मैं आज भी उनको दावा देता हूँ कि आए पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट का हिस्सा बने। आपके देखें बड़ी कम मेजोरिटी से हुकूमत बनी है, आप आए ना, आप बिल्स को की मुखावत करें, आप हुकूमत को एम्बेरस करें, हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाएं। कोई बिल आपके पास मेजोरिटी होगी, शायद आप कोई बिल रिजेक्ट भी कर सकते हैं, आप उसमें इनपुट भी दे सकते हैं। कभी आपके लाइज अगर हमारे लाइज अगर आपके साथ कल शामिल हो जाते हैं, आप भी तो तमाद की तहरीक लेके आ सकते हैं।
लेकिन इस मुल्क को इस वक्त मैं यही कहता हूँ कि इस वक्त जो है इस मुल्क को चार्टर ऑफ इकोनॉमी की ज़रूरत है, इस वक्त इस मुल्क को चार्टर ऑफ प्रॉस्पेरिटी की ज़रूरत है, इस वक्त इस मुल्क को चार्टर ऑफ रिकॉन्सिलेशन की ज़रूरत है। अच्छा। हमें सबको मिलकर बैठना पड़ेगा। देखें ये मुल्क आपका भी है, मेरा भी है, हर किसी का बराबर की बुनियाद पे है। अगर आप कहें कि मैं अगर कहूँ कि मैं जब पोजीशन में हूँ और मैं इस किस्म के बयान दूँ ताकि मैं मुल्क को जो है डिस्टेबलाइज करूँ, मुल्क को माशी तौर पर डिस्टेबलाइज करूँ, तो ये कोई अच्छा काम मैं नहीं कर रहा हूँ। मैंने इस मुल्क को, क्योंकि देखिए कल आपने इलेक्शन लड़ना है, कल ये वो मामलात हैं जो आपकी रियासत से जुड़े हुए हैं। तो रियासत से जुड़े मामलात पर हम कहते हैं आप अपनी अंदरूनी लड़ाई खुद लड़ें, लेकिन आप जब अगर बाहर हो तो आप पाकिस्तान की बात करें। मामलात सर सियासी होते हैं, लेकिन जो रियासत के मामलात हैं कि उन पर इत्तफाक राय जो है वो किस तरह से हो सकता है, या उसके लिए मैकेनिज्म जो है वो क्या हमको बना सकते हैं। अच्छा, कौमी असम्बली में तो क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद नहीं, लेकिन सेनेट के अंदर है, तो मैं बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब से पूछूंगा कि क्या सेनेट में जो है वो इस हवाले से कोई इत्तफाक राय जो है वो कोई रोल मॉडल या कोई मैकेनिज्म जो है वो तय किया जा सकता है या नहीं। इस ब्रेक के बाद मैं आ रहा हूँ। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। जो फैटफ पर कानून साजी हुई उसका क्रेडिट किसको जाता है? इस ब्रेक पर जाने से पहले इस पर बात हो रही थी, लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि ये जो रियासत से जुड़े मामलात हैं, क्या इन पर भी उसी तरह से सियासी पोलराइजेशन और सियासी पॉइंट स्कोरिंग जो है वो होगी जिस तरह से जो है वो आम सियासी मामलात पर होती है? और क्या इन मामलात में और जो दूसरे दीगर सियासी मामलात हैं उनके दरमियान कोई लकीर नहीं खींची जा सकती हमारी सियासी जमातों की तरफ से? अली ज़फ़र साहब, आप सर क्योंकि सेनेट में हैं, अभी भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेट का जो है वो हिस्सा है, वहाँ पर जो है वो अपनी नशिस्तें उनके पास हैं, वो सेनेट की कार्रवाई का भी हिस्सा बनते हैं। तो ये सब क्या मसला है? इसको अगर फिक्स करना है तो किस तरह से जो है वो किया जा सकता है? क्योंकि हुकूमत की तरफ से बार बार गिला आता है जी हम तो बार बार जो है वो अपना हाथ बढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप आए, कार्रवाइयों का हिस्सा बने और हिस्सा लें, लेकिन तहरीक इंसाफ की तरफ से ना कर दी जाती। जी, ऐसी बात नहीं है। सेनेट में तो बहरहाल बहस आप देखें, एग्जाम्पल आपको मैं देता हूं, बजट के ऊपर पूरी तरह भरपूर बहस हो रही है पिछले 5-6 दिन से। और ये चूंकि मेरी नज़र में जब मैंने बजट को देखा है तो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि ये बजट जल्दी में बनाया गया है, इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। और अगर ये जो सेनेट में हम लोग खुद पॉइंट आउट कर रहे हैं गलतियां, अगर इनकी 50% जो हमने अपनी तजावीज़ दी हैं, अगर 50% भी उनमें से मानी जाए तो मेरा ख्याल है बजट बेहतर हो सकता है। तो हम तो अपनी एज ऑपोजिशन इस बजट पे हमने पूरी तरह अपनी कार्रवाई की है और हमने पूरी तरह सजेशंस भी दी हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो आप एग्जांपल आपको दूसरी तरफ से देता हूं। एग्जांपल इस तरह देता हूं कि जब ये नैब का कानून लेके आए और जब ये इलेक्शन लॉ लेके आए जिसमें उन्होंने जो वोट्स थे ओवरसीज के वो वापस लिए, तो वो वोट में उन्होंने हमें किसी किस्म की, जब वो वोटिंग का वक्त आया उस पर, बल्कि वो जब पेश किया तो किसी किस्म का मौका नहीं दिया गया हमें कि हम उस पर कोई अपनी बहस कर सकें, हम उस पर कोई बात कर सकें, बल्कि वो 3-3.5 मिनट में वो कानून पास हो गया। तो एक तरफ तो अगर ये कहते हैं कि हम हाथ बढ़ा रहे हैं और हम डिबेट कराना चाहते हैं और हम बेहतरी की तरफ जाना चाहते हैं, तो सेनेट में तो मैंने आपको एग्जाम्पल तो दिए कि जहां तक डिबेट हो रही है बजट पे हम अपनी सजेशंस दे रहे हैं, तजावीज़ दे रहे हैं, और बड़े मेरा ख्याल है लर्नेड और बड़े अच्छे सेनेटर्स हैं हमारी सेनेट में जो दोनों साइड से व्यू पॉइंट्स दे रहे हैं। लेकिन जब ये कानून की बात आती है या अपने मकसद की बात आती है तो हुकूमत फिर हमसे पूछती नहीं है। तो ये एक सिस्टम बन गया है और इस सिस्टम को मेरी अपनी जाती राय है रोकना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट का काम है पार्ले का मतलब है डिबेट का मतलब है आप बहस करें और जो कानून साजी करें वो सबसे बेहतर अवाम की खातिर, जिसमें अवाम की बेहतरी हो, उस किस्म की कानून साजी करें जिसमें नेशनल इंटरेस्ट हो। लेकिन ये सारा कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता तोड़े। हम पंजाब में देखें क्या हो रहा है। पंजाब में एक चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, सबसे बड़ा प्रोविंस है, उसमें एक चीफ मिनिस्टर बैठे हैं जिनके पास उतने वोट्स ही नहीं जो आइन कहता है कि वोट्स होने चाहिए, वो फिर भी बैठे हैं। उन्होंने कैबिनेट भी बना ली है। उसके बाद गवर्नर जो है और स्पीकर वो बात नहीं कर रहे, गवर्नर अपने ऑर्डिनेंसेस पास कर रहे हैं, स्पीकर की पावर्स ले रहे हैं, वो कह रहे हैं इजलास किसी और जगह पे करें।
स्पीकर भी कह रहे हैं कि हमने पुलिस को बुलाना है। इस तरह की सारी जो मसाइल हैं, अच्छा। इससे पूरी जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है मेरी नजर में ये वो हिल जाती है और लोगों का एतमाद जो है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। आप देखें जो इलेक्शंस अभी हुए, बाय इलेक्शन कराची में, मैंने सुना है कि शायद 8% सिर्फ उसमें वोटिंग हुई है। तो इसका मतलब लोगों को भी शायद ये अब टर्नआउट जो है वो भी सोच रहे हैं कि पार्लियामेंट से उनका जो कॉन्फिडेंस है वो कम होता जा रहा है। ठीक। तो ये सारे मसाइल हैं जो कि नजर आए हैं मुझे, और जब इसको देखता हूं और मिस प्लानिंग को देखता हूं कि उसमें इतनी गलतियां हैं, तो मैं कहता हूं फिर ऑप्शन सिर्फ इलेक्शन ही रह जाती है फिर। ठीक है, ठीक। अब कुंडी साहब, ये बाकी मामला तो चलें, मुआशी जो चैलेंजेस है उनके लिए तो पैसे चाहिए, मगर ये पार्लियामेंट जो चलाना है, कार्रवाई चलाना है, पंजाब के अंदर मामलात को आइनी बहरान जिस तरह से भी चल रहा है उसको सीधा करना है, ये तो गवर्नमेंट के ये तो मैनेजमेंट स्किल्स हैं, गवर्नमेंट अपने आप को किस तरह से चलाती है। क्या ये चीज़ें यहाँ पर जो है वो हाउस इन ऑर्डर नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए, इससे पहले मैंने जब बात की तो मैंने इनको एज ए पॉलिटिकल वर्कर, एज ए पॉलिटिकल पार्टी को मैं दावत दी कि आप आए कौमी असेंबली में। ठीक है। जिस तरह सेनेट में बैठे हैं, अपनी इनपुट दे रहे हैं, जिस तरह ये केपी की हुकूमत जो है इन्होंने रखी हुई है, इस तरह इन्होंने जैसे पंजाब में ये बैठे। देखिए, अब अच्छी बात है, ये हमें जो चीज़ें बता रहे हैं और हमें इसको ठीक करना चाहिए, लेकिन ये उस वक्त के अपने गवर्नर पंजाब को भी बताते कि ये इस तरह ये काम नहीं होते, हुकूमत चलाई जाती है। आप अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं तो आप ये नहीं कि आप अपने किसी पार्टी लीडर आपको बोले कि आपने ये कर दो तो आप उस तरह करें। ठीक। या फिर आप अपने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भी बता दें कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं तो हल्फ लेना आपका काम है, बीमार नहीं होना आपका काम। ठीक है। कभी कहते हैं मैं बीमार हो गया हूँ, कभी, और ये हर किसी को पता है कि वो बीमार भी नहीं थे। आपके गवर्नर पंजाब ने अपने साथ क्या ड्रामे किए, मैं बीमार हूँ, मुझे फूड पॉइजन हो गया, कभी क्या करते। ये पॉलिटिक्स नहीं है। देखिए, होती हैं, मैं कहता हूँ कि जमहूरी हुकूमतों में बाय इलेक्शंस भी, नो कॉन्फिडेंस मोशन भी होती हैं, अर्ली इलेक्शंस भी होती हैं, चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का किरदार अदा चाहिए। आपकी लीडर तो कहते हैं मैं बड़ा स्पोर्ट्समैन हूँ, तो स्पोर्ट्स स्पिरिट ये है कि अगर आप हार जाते हैं तो आप अगले को मुबारकबाद देते हैं। अच्छा। आप ये नहीं कहते कि मैंने दोबारा बैटिंग करनी है, ठीक, और मुझे छक्के मारने दो, ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा, मैं एक ब्रेक पर जा रहा हूँ, लेकिन ब्रेक के बाद ये जो मुआशी चैलेंजेस की बात आ रही है, अब इस पर वाला भी मामला है, क्या हुकूमत के पास कोई प्लान है? इस पर ब्रेक के बाद गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारी खारजा पॉलिसी तरजीहात, मुआशी तरजीहात, क्या हुकूमत इस हवाले से जो है वो क्लियर है या नहीं? कुंडी साहब, एक तो जो मुआशी तरजीहात की बात होती है, लेकिन खारजा पॉलिसी की तरजीहात भी उससे जुड़ी हैं। बिलावल भुट्टो वज़ीर खारजा हैं, अभी हाल ही दिनों में हमने उनके कुछ बयानात देखे। पाकिस्तान इक़्तिसादी टीम ने जाकर जो है वो अमरीकी सफ़ीर से भी मुलाकात की है। अब हमारी क्या कोई अमरीका की तरफ पॉलिसी शिफ्ट आ रही है, अगर हम फॉरेन पॉलिसी की बात करें? नहीं, हमारी कोई पॉलिसी शिफ्ट ऐसी नहीं है। हमारा माजी में अमेरिका दोस्त रहा है, हमारा चाइना के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं, उनके साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे, लेकिन माजी की हुकूमत में हमारे थोड़े हालात ख़राब हुए थे और काफ़ी हद तक ख़राब हुए थे। आप देखें कि हमारे पास 4 साल से US एम्बेसडर नहीं था। चाइना का एम्बेसडर दासू इंसिडेंट के बाद जो है वो किसी बहाने के थ्रू इस मुल्क में नहीं था, ऑफ एंड ऑन जो है वो करता। तो उस चीज़ को हमने वापस बहाल करने के लिए, देखें, आप अगर जंग भी किसी मुल्क के साथ आपकी हो रही हो तो आपके ताल्लुकात, आपके मज़ाकरात भी उसके साथ चल रहे होते हैं। अगर वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बात भी होती है, फॉरेन मिनिस्टर भी उससे बात कर रहे होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर भी बात कर रहे होते हैं, प्रेसिडेंट भी बात कर रहे होते हैं। ये नहीं है कि आप कहते हैं कि बस हमारी जंग शुरू हो, हमने किसी से बात नहीं की। अच्छा, जंग के दौरान भी मज़ाकरात होते रहते हैं। बुनियादी तो हमने पाकिस्तान का मफाद देखना है, वो किस में है? देखिए, पाकिस्तान का मफाद देखें, हमारे देखें वज़ीर ख़ारिजा जब US गए थे, हाँ, वहाँ पर देखें उसने एक जिम्मेवाराना, एक स्टेट्समैन का किरदार अदा किया। उसने वहाँ पर ऐसी जिम्मेवारी की बातें की कि उधर उसने ये नहीं कहा था, किसी अपने अपोजिशन को उतारने के लिए बातें नहीं की थी। उसने ये नहीं कहा था कि मैं जेल में जाके लोगों से फ्रिज ले लूँगा, मैं AC बंद कर दूँगा, मैं TV बंद कर दूँगा, मैं पंखे बंद कर दूँगा। देखिए, जब आप मुल्क से बाहर जाते हैं, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पर आपको वो लोग जज करते हैं, तो आपको उस वक्त जो है एक ऐसे जिम्मेवाराना रोल प्ले करना पड़ता है। जैसे आप देखें, चाइना में जो
बाकी इशूज छोड़ें, जो स्टूडेंट्स का इशू था हाँ, जो उन्होंने टेकअप किया, बाकी जो उन्होंने हमारे साथ सपोर्ट की। फिर ईरान को देखें जो हमारा पड़ोसी मुल्क था, अच्छा। जिनके साथ हमारे मतलब है कि हालात खराब अभी हैं। आपको लगता है हम सही सिमत में हैं? अली ज़फ़र साहब, ब्रीफली ये साजिश वाला मामला अभी भी जो है वो चल रहा है, क्या वाकई इस मामले ने हमारे जो ताल्लुकात हैं, जो खारजा पॉलिसी जो है वो उसको मुतासर किया है? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं भी अप्रिशिएट करूंगा जो फॉरेन मिनिस्टर हमारे बिलावल साहब की जो स्टेटमेंट थी यूक्रेन के बारे में, जब उनसे पूछा गया था कि यूक्रेन आप क्यों गई थी आपकी वफद, तो उन्होंने कहा था कि ये हमारी एक बेसिकली सपोर्ट किया था। उन्होंने कहा था कि हमारी टीम गई थी मशावरत से, हमें नहीं पता था कि ये वॉर हो जाएगी, और यही बात हकीकत थी। तो ये एक बड़ा अच्छा एक स्टेप था, क्योंकि फॉरेन पॉलिसीज की जब आप बात करते हैं तो एक कंसिस्टेंसी की जरूरत है, और कंसिस्टेंसी स्टेट की होती है। गवर्नमेंट जो भी आती रहे, एक स्टेट की अपनी कमिटमेंट्स होती हैं, स्टेट की अपनी रिलेशनशिप्स होती हैं जो कि चलनी पड़ती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई हुकूमत के आने या जाने से स्टेट की रिलेशनशिप्स खराब या दुरुस्त होती हैं। हाँ, अगर कोई गलतियां करे तो फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। मसलन एक मैं आपको पॉइंट आउट करता हूं, और मुझे उम्मीद है कि ये हुकूमत वो गलती को एक तरह से जो किया है उसको रिवर्स कर देगी, क्योंकि एक हमारी सीपैक अथॉरिटी है, थी बल्कि सीपैक अथॉरिटी